सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस जिसका कोड 087 है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 2021-22 टर्म 2 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने सेक्शन ए, बी और सी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम सेक्शन डी एंड ई ये दोनों ही डिस्कस कर लेंगे। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड भी कह सकते हो। तो 2 केस आपको दिए हैं, हर केस आपका 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से सेक्शन डी 8 मार्क्स कैरी करेगा। तो इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको नीचे जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ जो केस दिया हुआ है वो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से, जो आपका सोर्स ए है आपकी बुक में जो दिया है वहीं से ये लिया गया है। तो सोर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर डिटेल में मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जैसा कि मैंने टर्म 1 में सोर्स और बॉक्स के लिए वीडियोस बनाई थी। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे आप चाहो तो पढ़ लेना, वरना मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही अभी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्म। गांधी जी नॉन वायलेंस को, अहिंसा को सुप्रीम धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्यों मानते थे। तो गांधी जी ने अडॉप्ट किया था इस नॉन वायलेंस को एज अ फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होता है, कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसे विश्वास जिसकी बेसिस पे इंसान ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि हमारी लाइफ की मीनिंग क्या है, और कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन जो कि वो अपनी लाइफ में फॉलो करता है। जैसे मान लो आपका ये विश्वास है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने लिए आपने ये रूल बना लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो झूठ ना बोलना, या हम कह सकते हैं सच बोलना, ये आपकी फिलॉसफी हो गई। तो इसी तरीके से गांधी जी ने नॉन वायलेंस को अपनी फिलॉसफी अडॉप्ट कर लिया था। यानी मैं विश्वास करता हूँ नॉन वायलेंस में ही, हिंसा नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और इसी रूल पर मुझे चलना है। एंड एन आइडियल वे ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी गुजारने का ये एक आइडियल तरीका है, यानी एक ऐसा मेथड है जिसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। गांधी जी के हिसाब से फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ वीक। ये जो नॉन वायलेंस की फिलॉसफी है ये कमज़ोरों का हथियार नहीं है। कमज़ोरों का हथियार नहीं, इसका मतलब जो भी इस नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलेगा, जो इस हथियार को यूज़ करेगा, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना तो आसान है, आपके किसी से पंगा हुआ, आपने लड़ाई कर ली, लेकिन उसे माफ़ कर देना और सुलह समझौता कर लेना ये मुश्किल होता है। खासतौर से अगर आप पावरफुल हो, यानी आप बदला ले सकते हो, और उस केस में आप माफ़ कर दो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो किसी ने कहा था ना कि ताकतवर वो नहीं है जो किसी कमज़ोर को हरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो बदला ले सकता हो लेकिन वो माफ़ कर दे। तो नॉन वायलेंस करना ये कमज़ोरों का हथियार नहीं है। इट इज़ अ वेपन विच कैन बी ट्राइड बाय ऑल, यानी एक ऐसा हथियार है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है। यानी एक कमज़ोर आदमी है वो तो वैसे भी बदला नहीं लेगा। अगर किसी ताकतवर आदमी ने उसके ऊपर कोई अत्याचार किया, कोई जुल्म किया, तो कमज़ोर आदमी तो वैसे भी बदला नहीं ले सकता, लेकिन जो स्ट्रांग आदमी है वो बदला ले सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो वो भी नॉन वायलेंस का तरीका अपना सकता है, वो भी लड़ाई झगड़े से बच सकता है। तो इस तरह से हर कोई इसे ट्राई कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाउ वॉज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव इन हिज फिलॉसफी। अब सत्याग्रह क्या है, ये सच्चाई की ताकत है। इसमें यह किया जाता है कि जो आदमी जुल्म कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसको सच दिखाने की कोशिश की जाती है इस फोर्स के ज़रिए। यानी उसको बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी झगड़े के ये बताया जाता है कि देखो आप गलत कर रहे हो और आप सही रास्ते पे नहीं हो। तो गांधी जी ने क्या किया था, इस सत्याग्रह वाला आइडिया दिया था। तो इस सत्याग्रह पे जो चलने वाले लोग थे, जो इस सत्याग्रह वाले आइडिया पे बिलीव करने वाले लोग थे, उन्हें हम क्या कहेंगे, सत्याग्रही। तो सत्याग्रही लोगों ने क्या किया यह आपको इस क्वेश्चन में बताना था। तो यहाँ पर आपको इस केस में दिया हुआ है, यहाँ जो सोर्स है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लिखना था, सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन। यानी जो सत्याग्रही हैं ये दुख नहीं देते, दर्द नहीं देते किसे, ऑन एडवर्सरी, यानी जो ऑपरेसर है, जो जुल्म कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसे कोई दुख नहीं देते, उसे कोई दर्द नहीं देते। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, यानी जो जुल्म कर रहा है, जो ऑपरेसर, उसकी बर्बादी भी नहीं चाहते ये सत्याग्रही। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह, यानी जब सत्याग्रह का यूज किया जाता है, सच्चाई की ताकत को यूज किया जाता है, देयर इज नो इल विल वॉट एवर। इल विल का मतलब कोई भी बुरी भावना, बुरा सोचना, बुरा चाहना, तो ऐसा नहीं किया जाता। तो सत्याग्रही की क्या फीचर है कि वो अत्याचार करने वाले को कोई दुख नहीं पहुंचाता, ना ही उसकी बर्बादी चाहता है, और ना ही उसके बारे में कोई बुरी भावना रखता है। तो यही था इसका आंसर। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका 2 मार्क्स का है। वाई वॉज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर एज अ नॉवेल वे टू रेसिस्ट इनजस्टिस। यानी ये जो गांधी जी का सत्याग्रह वाला मेथड था,
उसे एक नॉवल वे यानी एक नया तरीका क्यों कंसीडर किया जाता था? इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक नया तरीका था ये गांधी जी का सत्याग्रह। तो ऐसा क्यों कहा जाता था नया तरीका? देखो मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि मान लो मैथ्स का कोई क्वेश्चन है और आपने उसे किसी मेथड से किया। लेट्स सपोज बुक में जो मेथड लिखा था उससे आपने किया। आपके एक फ्रेंड ने कहा कि मैंने इस क्वेश्चन को किया है लेकिन दूसरे तरीके से, एक नए मेथड से किया है। तो आपसे पूछोगे नहीं कि नया मेथड कैसा, यानी ऐसा क्या चीज़ है जो कि कह रहे हो कि नया मेथड है। तो उसको जब एक्सप्लेन करेगा वो, तो क्या बताएगा? वो ये बताएगा इस नए मेथड में क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस है, इसी के बारे में बताएगा। तो यही चीज़ यहाँ पूछी जा रही है कि गांधी जी के सत्याग्रह को एक नया तरीका क्यों कहा गया, मतलब उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ था, क्या प्रोसेस था, ये आपको बताना था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें नया ये था कि कोई भी जो भी बैटल है, जो मुकाबला है, उसको जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस, यानी वायलेंस करके, लड़ाई झगड़ा करके तो जंग जीती जाती है, वो तो एक जनरल तरीका है। लेकिन नया ये है कि बिना लड़े, बिना झगड़ा किए, बिना कोई हिंसा किए बैटल को जीत लेना, किसी जंग को जीत लेना, ये इसमें एक नई चीज़ है। सेकंड पॉइंट है दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ ऑपरेसर। ये कैसे किया जाता है? कॉन्शियस मतलब जो अंदर की आत्मा है, आत्मा की जो आवाज़ है। अपीलिंग मतलब उसे जगाना। जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार करने वाला है, उसके अंदर की आत्मा की जो आवाज़ है उसको जगाना। यानी कहते नहीं हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, तो उस अच्छाई को जगाना। जब जो ऑपरेसर है यानी जो अत्याचार करने वाला है उसके अंदर से आवाज़ निकलेगी कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, तो सीधी सी बात है वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो उस बुराई से रुक जाए, उस गलत काम को छोड़ दे। लोग जिसके अंदर ऑपरेसर भी आ गए यानी अत्याचार करने वाले भी आ गए, हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। यानी लोगों को, खासतौर से जो ऑपरेसर है, अत्याचार करने वाला है, उसको परसुएड किया जाएगा, यानी उसको राजी किया जाएगा कि तुम सच को देखो, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द वायलेंस। तो यहाँ परसुएड किया जाएगा, राजी किया जाएगा, ना कि उसमें ज़बरदस्ती की जाएगी और वायलेंस किया जाएगा झगड़ा करके। भाई कनपटी पे बंदूक रख के तो किसी को भी कुछ मनवा सकते हो, लेकिन बिना लड़ाई झगड़े के किसी चीज़ को राजी कर लेना किसी बात पे, ये एक अलग चीज़ होती है। तो और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते थे, यहाँ 2 पॉइंट आपको लिखना है क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, इसीलिए। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ टर्म 1 के जब मैं सोर्स करा रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो आपका यहाँ सोर्स बेस या केस बेस कह सकते हो, जो क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे आंसर आपको उस पैराग्राफ से ही मिल जाए जो आपको दिया हुआ है। आपको उसके लिए पूरे चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर आंसर किसका है, पेज नंबर 30 पे इसका आंसर दिया हुआ है और यहाँ पर इसका आंसर इस सोर्स में नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली जो भी टेक्स्ट आपको दिया होगा वो एक तरह से एक थीम होगी, यानी एक आइडिया लगाने के लिए कि हाँ किस बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन पूरे चैप्टर में कहीं से भी इस थीम से रिलेटेड पूछ सकता है। तो पूरे चैप्टर की आपको अच्छे नॉलेज होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट को रीड करना है और आंसर देना है, 4 मार्क्स कैरी करेगा। तो देखो ये पूरा आपका जो लिखा हुआ है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैं पूरा टेक्स्ट नहीं एक्सप्लेन करूँगा, जो क्वेश्चन है उसी का आंसर हम देखेंगे। टेक्स्ट समझना है तो आप मेरे चैप्टर वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ मैंने पढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट वाला देख लेते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क, यानी इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है, डाक वाला जो सिस्टम है, उसका रोल आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो इसको यहीं पर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा, यहाँ से भी दे सकते थे। 1 मार्क्स का है तो 1 पॉइंट लिखना है। यहाँ इंडियन पोस्टल नेटवर्क हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, तो ये भी आंसर हो सकता था। बाकी ये भी यहाँ आंसर लिखा हुआ है, ये भी आप लिख सकते थे। तो इसमें पहला पॉइंट है इट हैज़ हेल्प द कंट्री टू इंगेज इन द कम्युनिकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस पोस्टल नेटवर्क से क्या हुआ है, तो कंट्री को इंगेज किया है कम्युनिकेशन में, यानी कोई भी हमको चीज़ सेंड करनी है, कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज पहुंचाना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे पोस्टल नेटवर्क के ज़रिए, डाक के ज़रिए हम किताबें भेज सकते हैं, तो एक तरह से कम्युनिकेशन ही हुआ ना, कोई इन्फॉर्मेशन हमने दे दी किसी को। और इससे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी समाज में डेवलपमेंट कैसे होता है कि लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई भी चीज़ कहीं से भी कहीं भेजना हो तो वो हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी इसके ज़रिए हम सामान भी भेज सकते हैं। कोई प्रोडक्ट हमने बनाया और उसे हम पोस्टल नेटवर्क के ज़रिए हमने भेज दिया, वरना अगर ऐसा ना होता तो हमको खुद लेके जाना पड़ता। इसने बहुत सी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की है, जैसे स्पीड पोस्ट हो गया, जल्दी कोई चीज़ भेजना है। बिजनेस पोस्ट यानी बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ आपको भेजनी है तो इस तरह से भेज सकते हो। रजिस्टर्ड पोस्ट यानी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस बंदे को भेजना है उसी तक ये पहुंचना चाहिए, तो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए हम भेजते हैं कि वहाँ पर उसका साइन वगैरह लिया जाता है कि हाँ उसी बंदे को मिला है। या आपका ऑर्डिनरी पोस्ट हो गया कि डाकिया ले आके आपके घर दे आता है।
और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हो। तो ये पोस्टल नेटवर्क के आपको एक तरह से रोल लिखना था कि इसका काम क्या है। वैसे भी आप अपने से ही लिख सकते थे, यहाँ ऊपर आपको पैसेज दिया हुआ है, उसकी हेल्प भी ले सकते हो। तो कोई एक ही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है क्योंकि 1 मार्क्स का है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना था मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में। मास कम्युनिकेशन का मतलब एक साथ बहुत से लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो पहुंच जाए। पर्सनल कम्युनिकेशन जहां एक बंदा दूसरे बंदे तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, कम्युनिकेट करता है, तो वो हो गया। तो यही चीज़ यहाँ लिखनी है। मास कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जो कि प्रोवाइड करता है इंटरटेनमेंट। जैसे टीवी में कोई चीज़ आ रही है तो एक साथ बहुत से लोग देख रहे हैं, तो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है एज वेल एज क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेस, यानी ज़्यादातर लोगों तक कोई जागरूकता भी फैलाता है। जैसे कोरोना से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीविज़न पे भी, रेडियो पे मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, एक जगह डिस्प्ले हुआ और लाखों करोड़ों लोग एक साथ देख लिए। तो इसमें क्या आता है, आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन, बुक्स, फिल्म्स एक्सेट्रा। वहीं अगर पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन होता है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन हमको भेजनी है तो एक बंदा जैसे हम भेज रहे हैं और दूसरा बंदा जिस तक पहुंचेगा, तो पर्सन टू पर्सन होता है। और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते थे, यहाँ भी एक पॉइंट आपको लिखना है क्योंकि ये 1 मार्क्स का है। इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन, यानी आपको कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है कि एक देश में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज का टाइम क्या है, एज ऑफ कम्युनिकेशन। हम टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्म्स, इंटरनेट, इन सब का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो हर कोई यूज़ कर रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अब आपकी जो बुक्स हो गई, मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट मीन्स है कम्युनिकेशन का। भाई न्यूज़पेपर के ज़रिए आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कोई भी मैसेज पहुंचाना है तो भी पहुंच जाता है। जैसे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपना प्रोडक्ट का। तो जो अलग अलग मीन्स हैं, तरीके हैं कम्युनिकेशन के, इसने क्या किया है, दुनिया को कनेक्ट कर दिया और करीब लाए हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है ये एक सोर्स है एंटरटेनमेंट का भी। इसके ज़रिए हम इंटरटेन हो सकते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, और नॉलेज भी स्प्रेड होती है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो ये कम्युनिकेशन ही एक तरह का है। और भी कोई रेलेवेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, यहाँ भी कोई एक ही पॉइंट आपको लिखना है। हालांकि ये 2 मार्क्स का है तो मेरे हिसाब से आप कम से कम 2 लिख देना। इसकी डिटेल आपको ज्योग्राफी के लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाले चैप्टर पेज नंबर 86 में मिल जाएगी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। इसमें पहला पार्ट है कि आपको एक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, उसमें आपको पहचानना है वो जगह जो कि ए से मार्क है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक जगह पर ए ऐसे मार्क है तो वो क्या है आपको बताना है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वहाँ पर उसका सही नाम भी लिखना है जो कि लाइन खींची हुई है, यानी ए के पास एक लाइन है, आपको बताना है ये कौन सी जगह है। फीचर्स आपको दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस, यानी वायलेंस हो गया था, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रही थी उसको वापस ले लिया गया। तो वो कौन सी जगह है, तो आंसर आपको नहीं दिया होगा यहाँ पर क्योंकि मार्किंग स्कीम में आंसर यहाँ मेंशन है। तो वो जगह है आपका चौरी चौरा जो कि यूपी में है। तो चलिए मैप में हम देखते हैं। देखो इस तरह से आपको ए मार्क था तो यहीं पर ऐसे लाइन खींच के आपको लिख देना था। ऐसे खींच सकते हो या जैसे नीचे लिखा हुआ है यहाँ भी लिख सकते हो। तो वो ए कौन सी जगह है ये आपको बताना था जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन को वापस ले लिया गया था वायलेंस की वजह से। तो इस तरह से आपको जैसे यहाँ मार्क है उसी तरह लिखना है, यहाँ लिख दो या यहाँ पर चौरी चौरा यूपी। उसी मैप पे आपको लोकेट करना है नामरूप थर्मल प्लांट। तो ये आपको बताना है कि नामरूप थर्मल प्लांट कहाँ पर है। यहाँ आपको कुछ मार्क नहीं किया हुआ है, ए वाला तो मार्क किया था, वो जगह बता दी थी, बस नाम लिखना था। यहाँ पर कुछ मार्क नहीं है तो आपको ये एरो लगा के दिखाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा ये नामरूप थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, असम में। ये असम वाला स्टेट है तो आपको ये एरो से मार्क करना है और उसके आगे लिखना है पूरा ये नाम। तो ये कर सकते थे या फिर इसी में ऑप्शन था नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इसका मतलब नोएडा में होगा, तो यहीं पर आप लोकेशन दिखा दोगे एरो से और लिख दोगे नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। फिर इसमें सेकंड पार्ट है राजा सांसी, जिसका नाम बदल चुका है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये नया नाम भी आप याद रखना। तो ये कहाँ पर है आपको एरो से दिखाना है, ये पंजाब के अंदर है। इस तरह से पूरा आप नाम लिख दोगे और लोकेशन लिख देनी है कि ये कहाँ पर है, अमृतसर के अंदर है। ये हो गया मैप और इसी के साथ आपका ये जो सैम्पल पेपर है वो भी कंप्लीट हो गया। और भी सैम्पल पेपर की वीडियोस आपको देखनी है तो आपका ये मोबाइल है, यहाँ पर ऐसे वीडियो प्ले हो रही है, एक एरो टाइप का बना होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पर सबसे पहले तो आपको सैम्पल पेपर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक होगा, वहाँ क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी।
उसके बाद उसके नीचे सब्जेक्ट वाइज सैम्पल पेपर की मैंने वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से जिस सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की वीडियो देखना चाहते हो आप देख सकते हो। उसके नीचे आप आओगे तो सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, यानी साइंस की प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ सबकी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो चैप्टर वगैरह आपको पढ़ने हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।